गुड मॉर्निंग। मोनिका, शेखर, विनय, गोपाल, कृष्णा, मजहर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्या हाल है मजहर? काफी दिन बाद दिखे। काजल, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप करना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो। अच्छा, वॉइस नहीं था। ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल रिपीट माई सेल्फ। बात करते हैं, फिर से बात करते हैं। आज आप लोगों को जेट स्ट्रीम पे डिस्कशन करना है। जेट स्ट्रीम को समझना है, जेट धारा को समझना है। जेट धारा एक बहुत जटिल विषय है और इवन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जेट धारा पढ़ने में समय लगाते हैं और उनके भी इमेजिनेशन में कई बार वो चीजें निकल करके नहीं आती हैं कि आखिर जेट कैसा होगा, जेट धारा किसको कहते हैं। तो लेकिन फिर क्लासेस के बाद वो समझते हैं, स्पष्ट होता है। पीडीएफ देखो, ऑफिस बंद है, टाइपिंग बंद है, मटेरियल डेवलपमेंट बंद है, ऑफिस बंद है। 1 जून से 15 जून के बीच में जितने भी रह रहे हैं, जैसे मान लो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रह रहा है, ज्योग्राफी का रह रहा है, एनवायरमेंट का रह रहा है, तो ये जो भी रह रहा है इस पे पूरी तरह से काम किया जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रश्न अभी नहीं पूछो। आप इतना विश्वास रखो कि जिस कमिटमेंट के साथ हम आए थे वो पूरा कमिटमेंट किया जाएगा आपके बैच के साथ। चाय पीने का एक अलग ही मजा है और अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ बैठ के चाय पीना तो एक बहुत सुंदर ITCZ के परिवर्तन से मॉनसूनी जलवायु और विषुवतीय जलवायु पे फर्क पड़ता है, वो आप इंडियन ज्योग्राफी में सीखोगे। अनुसूचित का मतलब होता है, एक प्रश्न आया है कि भारत में जाति और जनजाति को अनुसूचित क्यों कहते हैं। अनुसूचित मतलब होता है लिस्टेड। सर्वे के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा जनजातियों की पहचान की गई और उसमें लिस्ट बनाया गया।
तो अनुसूचित का मतलब है एक अनुसूची है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जिनका नाम डाल दिया गया वो अनुसूचित हो गए, उसका कोई और मीनिंग नहीं है। सीसेट का क्लास अलग से है, बैच अलग से है। एग्जाम पोस्टपोन तो हो ही गया, सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो आज आपको हम जेड स्ट्रीम पे पढ़ाने वाले हैं, और जेड स्ट्रीम में थोड़ी समस्या आती है स्टूडेंट्स को, आप लोगों को भी आएगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप घबराना मत बीच में। हम कोशिश करेंगे 2 बार 3 बार एक्सप्लेन कर दें आपको, और ये भी कोशिश करेंगे कि चीज़ें सरल हों, और नोट्स भी लिखवा देंगे जो की पॉइंट्स होते हैं। तो आपका जेड स्ट्रीम पे, जेड धारा पे अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आने वाला जो ज्योग्राफी है ना, वो सब ज़्यादातर प्रश्न यही सब पूछेगा। हेडली सेल, तो चक्रवात की उत्पत्ति की दशाएं, मरुभूमीकरण का कारण, तापमान की विलोमता, हॉट ब्लूम्स क्या है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो ट्रेडिशनली पढ़ाते हैं, उन लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, डेल्टा कैसे बनता है, ये सब पहले वाली ज्योग्राफी है। आज की ज्योग्राफी अलग है, तो आप लोगों को पुरानी किताबों से और पुराना जो पैटर्न है उससे कहीं न कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। जामिया से हिस्ट्री से पीजी करना सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। हमने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग एक प्लान बी अपने लिए ज़रूर तैयार करके रखिए। आईएएस में, पीसीएस में सब मिला करके मुश्किल से 5000 सीट प्रति वर्ष होता है, और 5000 सीट के लिए 15 लाख से भी अधिक लोग इस कंपटीशन में हैं, और प्रत्येक वर्ष इसमें 1-2 लाख लोगों की संख्या बढ़ ही जाती है। 6 लाख था जब हम लोग देते थे, 15 लाख हो गया कुछ ही वर्षों में। हर साल लगभग देखो तो 1 लाख बढ़ ही रहा है। तो तुम जितना मान लो 4 साल तुमने डिले कर दिया, तो तुम्हारा कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। हमारे रिलेटिव समझ नहीं पाए, चलो 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। बायोगैस प्लांट बनाना है ना, तो बोलो उनको कि वो अपने ब्लॉक में चले जाएं। ब्लॉक उनको फाइनेंस भी कर देगी। बायोगैस प्लांट बनाने में ब्लॉक से उनको फाइनेंस भी मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल सकता है उनको। मैंने वैक्सीन ले लिया आज, बहुत खुशी की बात है। हमारा प्लान बी स्टोर खोलने का है, बहुत अच्छा है। कुछ तो होना चाहिए ना, प्लान बी स्टोर खोलने का है, शॉप खोलने का है, कुछ भी है, तो प्लान बी तो होना चाहिए। चलो ओके, लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं। और
क्लाइमेटोलॉजी का गिना चुना 5 दिन रह गया है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये करना आप लोगों के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी अपने अंतिम चरण में है। वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग, फिजिकल ज्योग्राफी ये पूरा करवा दिया और अब सिर्फ रह गया है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। तो इंडिया ज्योग्राफी में भी मैपिंग हो चुका है। तो बहुत दिन शेष नहीं है हमारी आपकी मुलाकात और आपसे हमारी क्लासेस। आप चलो लिखो पहले जेड स्ट्रीम की एक दो छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार पीटर रोबोक नामक एक व्यक्ति है, आप लोग सुन रहे हो? कंसंट्रेशन आ गया हमारे पास? हमारा एंटी ग्लेयर ग्लास कहां गया? ओके एक लिख रहे हैं कि सर मैं आपका नोट्स पढ़ता हूं तो हमेशा कुछ नया मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। और ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स तो पूरी दुनिया में सारा कुछ पढ़ करके जब लौटते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि आलोक रंजन ने क्या पढ़ाया था, क्या क्या लिखवाया था। तो उनको अफसोस भी होता है कि अरे यार हमने क्यों टाइम वेस्ट किया। लेकिन हर बार ऐसे लोग आएंगे ही जो कि असंतुष्ट, मतलब क्या उनको लगता है कि और कुछ कहीं बाहर में है, जबकि ऐसा कुछ शेष नहीं है। चलो कोई नहीं, एमबीए करना है एमबीए कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका फोकस कंप्लीटली यूपीएससी पे, आपके पीसीएस एग्जामिनेशन पे कंप्लीट फोकस होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट प्रतिदिन अगर 7-8 घंटा पढ़ाई नहीं करता है, देखो जो क्लासेस तुम ले रहे हो वह भी पढ़ाई है और बहुत अच्छी पढ़ाई है। वो आपके अपने घर में बैठ के पढ़ने से ज्यादा आप क्लास में सीखते हो। और इसलिए क्लास में जो आवर्स आप स्पेंड कर रहे हो उसको भी पढ़ाई ही मानोगे। तो क्लास में जो आवर्स स्पेंड कर रहे हो प्लस 2-3 घंटा और आपको देना पड़ेगा। 10 घंटे के फ्रेम में आप पढ़ो। प्रतिदिन सेल्फ स्टडी का 4 घंटा तो होना चाहिए, 2-2 घंटा का 2 बैच। बीच में आप 7 घंटा क्लास ले लो, 6 घंटा क्लास ले लो, कोई बात नहीं है। 8 घंटा क्लास ले लो, लेते रहो। और हमारी तरह एक एंटी ग्लेयर का चश्मा जरूर खरीदो, क्योंकि मोबाइल पे आप लगातार देख रहे होगे तो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। हमने ये एंटी ग्लेयर, एंटी यूवी एक चश्मा सस्ता सा है, 1500 रुपए का मिलता है। हमारा थोड़ा एंटी फॉग है तो कुछ ज्यादा है, महंगा है, लेकिन 1500 रुपए का चश्मा आपका उपलब्ध है। इंटरनेट से आप खरीद सकते हो, गूगल कर लो, पता नहीं कहां कहां मिलता है। लेंस कार्ट करके है ना, lenscart.com, उस पे जाकर के तो एंटी ग्लेयर चश्मा आप जरूर एक ले लो, क्योंकि आप लोग सब लोग मोबाइल में पढ़ रहे हो और मुझे अभी आने वाले 1 वर्ष में कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही चलना है। और ऑनलाइन एक बार इस्टेब्लिश हो गया और लोगों को लगा कि चल इससे बेनिफिट है, तो कोई ऑफलाइन करने फिर नहीं आएगा। क्योंकि ऑफलाइन फिर 1 घंटा आओ पढ़ने के लिए, 1 घंटा वापस जाओ, 2 घंटा ये वेस्ट हो गया क्लास में, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है कि
हमारे क्लास नोट्स ऑनलाइन पे जरूर हैं, अमेजन पे भी बिकता है, लाखों में बिकता है। लाखों मतलब लाखों, देखोगे तो लाखों लोग एक्सेस किए हुए हैं। लेकिन वो जो हमारे नोट्स हैं ना, वो सब 2011 के हैं। उस नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई करंट बैच का स्टूडेंट अगर हमारा हो तो उससे नोट्स ले लिया करो, वो ज्यादा बेहतर है। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्यों परेशान हो। हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, यूट्यूब चैनल पे तो हम आते ही रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और बहुत जल्दी ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक यूपीएससी के मोटिवेशन के लिए एक रेगुलर प्रोग्राम करते रहेंगे उस पे, जिसका उद्देश्य होगा कि आप हर एक वीक में कितना पढ़ाई कर रहे हो उसका एक असेसमेंट लेते रहेंगे। और इस वीक में आपको क्या पढ़ना है वो भी हम बताते रहेंगे। और न्यूज़पेपर में क्या क्या कैप्चर करना है वो भी हम बताते रहेंगे। तो ऐसा बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। क्या है ना कि ऑप्शनल का क्लास मेरा होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और जीएस के लिए बहुत टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार बहुत मन करता है कि करंट अफेयर का टॉपिक्स लेकर के, बृहद टॉपिक लेकर के आएँ, लेकिन ऑप्शनल में व्यस्तता इतनी रहती है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, चलो ओके, अब जेएसटी में बताते हैं कि 18 सेंचुरी में अराउंड 1780s में कुछ पीटर रोक नामक एक व्यक्ति है जिसने एक बैलून बनाया। इंसान, मानव हमेशा से ये चाहता रहा है कि वह उड़े, हवा में तैरे पक्षियों की तरह। जैसे पुष्पक विमान की बात आती है रामायण के प्रसंग में, लेकिन पहले तो लोगों को यह समझना होगा कि रामायण एक इपिक पोएम है, वह एक महाकाव्य है, वो एक कहानी है। किसी की भावना को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हुए शुद्ध व्यक्ति हैं आप लोग। वो एक कहानी है, एक चरित्रवान राजा की, एक चरित्रवान पुरुष की। और राम राज्य की कल्पना है, गांधी की कल्पना है, जिसमें सभी व्यक्ति बराबर और सबके साथ न्याय, और हर व्यक्ति दूसरे को कष्ट न दे करके अपने जीवन में बलिदान दे। इस भावना को ही राम राज्य कहा गया है। बताओ पहला सिविलाइजेशन कब बना था? ध्यान से सुनना, पहला सिविलाइजेशन कब बना था? सिविलाइजेशन का प्रारंभ कब हुआ था? सिविलाइजेशन का प्रारंभ तभी हुआ होगा जब एक व्यक्ति गिरा होगा, उसकी हड्डी टूट गई होगी, और टूटी हुई हड्डी पर वो जब चल नहीं पाता होगा तो उसको सेवा देने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग रुके होंगे, उसको उठाए होंगे, उसकी मदद की होंगे। वहीं से सभ्यता का प्रारंभ होता है। तो सभ्यता के मूल में एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की मदद करना, यह सभ्यता के मूल में है। और सभ्य समाज के मूल में भी यही मंत्र है। तो जब हम लोग सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र ही नहीं हम लोग समझते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। उसके मूल में यही है कि आप दूसरे की मदद, दूसरे की सहायता, दूसरे से निस्वार्थ प्रेम कर रहे हो या नहीं। और वही भावना, वही कॉम्पैशन इंसान से इंसान को जोड़ती है, मानव से मानव को जोड़ती है। धर्म यहां आकर के
विभेद करवाता है, जाति प्रथा यहां करके विभेद करवाता है, रंग भेद यहां विभेद करवाता है, प्रांतवाद यहां विभेद करवाता है। लेकिन जो एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो मानवता का मूल है, वो यही प्रेम है। और यही प्रेम है, यही राग है, यही कॉम्पैशन है, यही उदारता है, जो हम मानव को एक दूसरे से जोड़ती है। और जो ये जुड़ाव है, जो एक कोहेसिवनेस है, यही सोसाइटी का निर्माण करती है, यही फैमिली बनाती है, यही दाम्पत्य जीवन का मूल है। अगर ये भावना नहीं कहीं रहेगी और आदमी सोचेगा सिर्फ कि अरे वो व्यक्ति गिर गया, उसकी टांगें टूट गई, मैं तो बच जाऊं, हम तो भाग लें यहां से, तो वो जो गिरा हुआ व्यक्ति है उसको शेर खा जाएगा, उसको जंगली जानवर, हिंसक जानवर खा जाएंगे। और उस जो पॉपुलेशन है, जो कुल जनसंख्या होती है, उसका नाश होता चला जाएगा। वो समुदाय, वो कम्युनिटी, वो जनसंख्या, वो प्रजाति, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए ऑलवेज याद रखना है कि जो मूल मंत्र है वो क्या है? वो है एक दूसरे के प्रति वो भावना, जो राम राज्य की मूल कल्पना है। उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो मानवता पे आधारित है, एक महान दर्शन है। अब हमने इसलिए कहा क्योंकि आप हमारे नवयुवक हो, देश का सारा बोझ आप पर है और हजारों स्टूडेंट सुनते हैं मुझे, और हो सकता है कि आप में से 10%, 20% इस बात को समझ भी ले। तो जैसे राम राज्य की कल्पना की गई और हमने राम राज्य की उस कल्पना, उस कथा में, उसमें कुछ सत्य होगा, कुछ फिक्शन होगा, दोनों चीजें होंगी, हम तो नहीं कह सकते हैं कुछ भी। लेकिन उसमें जो पुष्पक विमान की कल्पना की गई है, वो पुष्पक विमान की कल्पना एक कल्पना है। हम नहीं मान सकते हैं उसको कि पुष्पक विमान था, जैसा कि कुछ मूर्ख लोग कहने लगते हैं। कुछ बात लोग आकर के टीवी पे बोलने लगते हैं कि हमारे यहां तो पुष्पक विमान था। तो पुष्पक विमान नहीं था, कुछ नहीं था। वो पुष्पक विमान मन की कल्पना थी, मन की उड़ान थी। क्योंकि उस पुष्पक विमान को देखोगे तो उसमें गरुड़ का, उसमें पक्षी का ही पंख लगा हुआ और पक्षी का ही चोंच लगा हुआ है। यानी ऐसी कल्पना थी कि पक्षियों जैसा ही कोई आकृति होगा जो कि उड़ता होगा। हालांकि हमारे यहां विमान सिद्धांत एक किताब भी है, भारतवर्ष में संस्कृत में लिखी हुई विमान सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनेमिक्स एक किताब है संस्कृत साहित्य में, पूरी साइंटिफिक किताब है। और हिटलर ने उसका ट्रांसलेशन भी करवाया था, और बहुत सारे सिद्धांत उसके राइट ब्रदर्स ने भी लिए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें कोई खोट था, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न हो तब तक चीजों को काल्पनिक मानने में ही अच्छाई है। अब पुष्पक विमान की कल्पना में डैना लगा हुआ है और वो पुष्पक विमान उस डैने से उड़ता है, ऐसा कल्पना किया गया है। तो जो पीटर रोबोक नामक व्यक्ति है, ये व्यक्ति 2 डैना बनाता है और छलांग लगाता है। एक तो है राइट ब्रदर्स के पहले डैना बना के कूदने वाली घटना, जो कि वो मर जाता है कूद करके ऊंची इमारत से। ये दूसरी घटना है, ये डैना बना करके उड़ने की कोशिश करता है, नहीं उड़ता है। तो ये क्या करता है कि बैलून बनाता है और बैलून में लाइट गैस भरता है। बैलून, बड़ा सा बैलून बनाया, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया। वो तो बाकी एयर से कम डेंस है, घनत्व तो उसका कम है। तो क्या होगा कि वो जो बैलून है वो हवा में ऊपर उठने लगेगा। ये बैलून में अपने आप को बांध करके, बेल्ट वेल्ट लगा करके, टाइप करके, और रॉकीज माउंटेन से कूद गया। बैलून उसको ऊपर धीरे धीरे उठाने लगी, क्योंकि बाकी बॉयंसी होगा। अगर लाइटर जो होता है सब्सटेंस, वो हेवियर सब्सटेंस में उसमें बॉयंसी आ जाता है, तो एंटी ग्रेविटी फोर्स क्रिएट होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स है ये। तो ये ऊपर की ओर जब बैलून जाने लगा तो इस व्यक्ति को बड़ा मजा आने लगा, और ये धीरे धीरे करके ये लगभग 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर गया।
और अचानक क्या हुआ कि पश्चिम से आती हुई तीव्र हवाओं के चपेट में आ गया। और जब तीव्र हवाओं के चपेट में आता है तो रॉकीज से लेकर के ये पूरा प्रेरी का मैदान मैपिंग करवाया है। रॉकीज के आगे प्रेरी है, फिर अटलांटिक कोस्ट है, तो ये पूरा उसको क्रॉस कर जाता है कुछ ही घंटों में। यानी लगभग ये इसका बैलून का जो वेलोसिटी है वो 900 किलोमीटर्स पर आवर, 600 किलोमीटर्स नॉट, 600 नॉट्स, इस गति से इसका बैलून भागता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये व्यक्ति सरवाइव करता है, धीरे धीरे गैस रिलीज करके वो नीचे आ जाता है। गैस जैसे जैसे रिलीज करता गया वो नीचे आते चला गया, तो ये रिलीज करता है, नीचे आता है। लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो कि अपर एयर सर्कुलेशन की बात करता है। ये बात करता है घोस्ट विंड की। इसके अनुसार घोस्ट विंड है। घोस्ट विंड का मतलब ये एक भूत की कल्पना कर लेता है कि ऊपर में घोस्ट विंड चलते हैं और ये कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे आक्रमण करने के लिए, बॉम्बिंग करने के लिए जेफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के पास, वहां से विमान उड़ते हैं और वहां से वो पैसिफिक को क्रॉस करके जापान पे बॉम्बिंग करना चाहते हैं। ऊपर जब गए 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो ये पश्चिम की ओर फुल स्पीड से जाने लगे। लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद भी इनका विमान 1-2 इंच भी नहीं खिसका, आगे जा ही नहीं पा रहा था। उसका कारण था जितने वेलोसिटी से विमान उड़ रहा था पश्चिम की ओर, उतनी ही वेलोसिटी से पश्चिम से कोई पवन, कोई संचरण, कोई वायु का वेग प्राप्त हो रहा था। अंत में ये विमान लैंडिंग कर लिया और उसके बाद शुरू होता है रिसर्च कि आखिर ऊपर में ये सर्कुलेशन कौन है, किस प्रकार का है, कैसे बनता है। ऊपर के सर्कुलेशन पे रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ये जो ऊपर में वायु धाराएं हैं वो वाटर जेट की तरह है। वाटर जेट होता है जैसे मान लो कहीं पे आग लग गया तो बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जाते हैं तो उसमें वाटर जेट्स होता है। तो वाटर जेट ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ बना करके, ऐसे कर्व, ऐसे वक्रीय पाथ, पानी को फेंकोगे तो कैसे वक्रीय पथ बनाता है। तो शुरू में ये लगा कि ये वायु का ऐसे कोई वक्रीय पथ पर वायु बहुत तेजी से संचरण कर रही है, पूरा डिस्कवरी नहीं हो पाया था। तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया वाटर जेट के आधार पर इसको जेट स्ट्रीम कह दिया। यह भी एक प्रकार का जेट मान लिया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद रिसर्च शुरू होता है और फिर उसके बाद रॉसबी नामक एक साइंटिस्ट हैं जो इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल प्रस्तुत करते हैं। और यही मॉडल आगे जाकर के कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इतनी कहानी में आपको नहीं जाना है। एक इंडियन साइंटिस्ट भी हैं, पी कोटेश्वरम, उन्होंने भी एक पूर्वी जेट की खोज की जिसका प्रयोग मॉनसून में हम करेंगे, इसीलिए उनका नाम भी लिया मैंने। और तो जेट धारा की कल्पना क्या है और जेट धारा है क्या? अब जेट धारा है क्या ये समझो। ये 3 लाइन अगर समझ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। जेट धारा धरातल के संचरण से उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब धरातलीय संचरण नहीं है। जेट धारा पाया जाता है क्षोभ सीमा के पास। पहला लाइन, जेट धारा कहां मिलेगी? क्षोभ सीमा के पास। दूसरा लाइन, जेट धारा जहां भी वायु कोशिकाओं का मिलन हो रहा है वहीं पर बनती हैं मुख्य रूप से। जैसे हैडली सेल और फेरेल सेल 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर में मिलती है, हाँ या नहीं बताओ? हैडली सेल
फेरेल सेल का वायु क्षोभ सीमा के नीचे कहां मिलती है? 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर मिलती है। तो वहां पर जेट बनेगा। जहां भी वायु कोशिकाओं का अंतर संबंध ये कौन है पागल जो लिख रहा है इंग्लिश में पढ़ाएं सर? अरे इंग्लिश का बैच अलग है, तुम इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर लो ना। यहां कहां से आ गए तुम? ये हिंदी मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग है। उसमें भी हमारी क्लासेस, कुछ वीडियो क्लासेस होंगी और अभी वहां भी शुरू करने वाले हैं फिर से। फिर देखो दूसरा एक पॉकेट कहां है? दूसरा पॉकेट है 60 डिग्री के ऊपर, जहां पोलर सेल और फेरेल सेल का भी सरण हो रहा है। ओके, समझ में आया? दो जगह, एक तो वायु का भी सरण हो रहा है 60 डिग्री पर नीचे ग्राउंड में। वो ग्राउंड पे नहीं जाना है, सतह पे नहीं जाना है, यही तो हम समझा रहे हैं। और बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए। क्या आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेट धारा कहां बनेगी? ये जेट धारा बनेगी क्षोभ सीमा के पास। जेट धारा धरातलीय संचरण से उसका कोई लिंक नहीं है। लिंक है लेकिन वैसे कोई धरातल पे वो संचरण नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। अब आप लिखो लिखो जेट धारा पे, जो आपके जीएस के लिए बहुत उपयोगी है। लिखो जेट धारा क्षोभ सीमा के पास संचरित तीव्र अतिवेगमयी विसर्पित भूविक्षेपी वायु धाराएं हैं जो संपूर्ण ग्लोब पर तापीय धाराओं के रूप में, थर्मल करंट, तापीय धाराओं के रूप में संचरित होती है। संचरित होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, जेट धारा वायु कोशिकाओं के तापीय विरोधाभास से उत्पन्न होती हैं तथा उच्च कोरियोलिस प्रभाव एवं घर्षण के न्यूनतम होने के कारण भूविक्षेपित संचरण के रूप में क्षोभ मंडलीय पछुआ, क्षोभ मंडलीय नहीं, क्षोभ सीमा के पास प्राप्त पछुआ, क्षोभ सीमा के पास क्षोभ सीमा के पास प्राप्त पछुआ के कोर में कोर मतलब अंतरतम के कोर में विसर्पित तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। इन तरंगों को रॉसबी तरंग कहा जाता है। इन तरंगों को रॉसबी तरंग कहा जाता है। इन तरंगों को रॉसबी तरंग कहा जाता है। फिर लिखो नेक्स्ट, रॉसबी तरंग क्या है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। आगे लिखो, रॉसबी तरंग पर प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। जेट धारा के लपट को रॉसबी तरंग कहते हैं। आगे लिखो, जेट धारा की विशेषताएं, जेट धारा की विशेषताएं, विशेषताओं से प्रश्न आ सकता है पीटी में।
पहला लिखो, अति वेगमयी तीव्र पछुआ पवनें होती है जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर, सोचो 900 किलोमीटर पर आवर तक पाई गई हैं, दूसरा, ये भूविक्षेपी पवनें होती हैं, ये भूविक्षेपी पवनें होती हैं। भूविक्षेपण क्या है अभी समझाएंगे। ये भूविक्षेपी पवनें होती हैं जो समदाब रेखाओं के समानांतर तथा दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करती हैं। दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करती हैं। इसमें और लिखवा देते हैं, एक डिटेल कर देते हैं थोड़ा सा। भूविक्षेपण है क्या वो जानना भी आपको। लिखो, भूविक्षेपी प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब भूविक्षेपी प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब दाब प्रवणता बल अति उच्च हो, अर्थात तापीय विरोधाभास उच्च हो, अर्थात समदाब रेखाएं संकीर्ण होंगी, सेकेंड, कोरियोलिस का मान उच्च होना चाहिए, तीसरा,
धरातलीय फ्रिक्शन नगण्य, धरातलीय फ्रिक्शन नगण्य। लिखो, इन दशाओं के प्राप्त होने पर पवन का संचरण समदाब रेखाओं के, समदाब रेखा तो आइसोबार होता है, ऊपरी वायु में जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसको आइसो हाइट कहते हैं, आइसो बार नहीं कहते हैं, लेकिन आप लिखो समदाब रेखा, जीएसई तो है। तो लिखो समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाती है, समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाती है। अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, क्योंकि बिना समझे तो कुछ मजा नहीं आएगा। आगे लिखिए, अगली विशेषता, जेट स्ट्रीम में विसर्पण होता है जिससे श्रृंग एवं गर्त का निर्माण होगा। गर्त में त्वरण एवं श्रृंग में मंदन पाया जाता है। तथा गर्त के नीचे उच्च दाब एवं श्रृंग के नीचे निम्न दाब प्राप्त होते हैं। फिलिगो देखो, ग्रीष्म काल में, अगला पॉइंट, ग्रीष्म काल में जेट का गर्त
विषुवत की ओर एवं श्रृंग, सामान्य में भी ग्रीष्म काल रहे चाहे कोई काल रहे, विषुवत की ओर एवं श्रृंग ध्रुवों की ओर प्राप्त होता है, ध्रुवों की ओर प्राप्त होता है, तथा सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ ही सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ ही ये जेट भी उत्तरायण एवं दक्षिणायन होते हैं। अर्थात शीतकाल में जेट विषुवत की ओर, अर्थात शीतकाल में जेट विषुवत की ओर, ग्रीष्मकाल में ध्रुवों की ओर, ग्रीष्मकाल में ध्रुवों की ओर विस्थापित होते हैं। इसका संबंध वायु कोशिकाओं के विस्थापन से है। इसका संबंध वायु कोशिकाओं के विस्थापन से है। बहुत सोच सोच कर लिखवा रहे हैं, बहुत काम आएगा। समझने की प्रक्रिया 5 मिनट बाद शुरू करेंगे, 5-10 मिनट। ओके, फिर लिखो एक पैराग्राफ और, विशेषता में एक और लिखो। जेट धारा में विसर्पण का कारण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण होता है। हल्का सा फिजिक्स लगाने दो। कोणीय संवेग का संरक्षण होता है। लिखो एयर इन लार्ज स्केल सर्कुलेशन। लिखो यदि वायु का विशाल
संचरण वक्रीय पथ पर हो तथा आकस्मिक ताप अथवा दाब में परिवर्तन हो, तब संचरित वायु की प्रवृत्ति केंद्र की ओर मुड़ने की होती है, केंद्र की ओर मुड़ने की होती है। जिससे केंद्राभिमुख त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे केंद्राभिमुख त्वरण सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। केंद्राभिमुख त्वरण उत्पन्न होता है। केंद्राभिमुख त्वरण उत्पन्न होता है। फिर लिखो लिखो चूंकि कोणीय संवेग नियत रहता है, अतः जिस दर से त्वरण उत्पन्न होगा उसी दर से त्वरण उत्पन्न होगा, उसी दर से
उसी दर से मंदन भी उत्पन्न होगा। जिसके कारण जेट में श्रृंग का निर्माण होता है, जिसके कारण जेट में श्रृंग का निर्माण होता है। लिखवा तो दिया, अब है समझाना, लेकिन उसके पहले 5-7 मिनट और, क्योंकि एक ही बार खड़ा होकर के पूरा समझाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा, बीच बीच में ब्रेक करने का क्या फायदा। तो लिखो जेट के प्रकार, प्रमुख प्रकार के जेट कौन कौन से हैं, मुख्य जेट कौन से हैं। पहला है उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा। तो लिखो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर, ये वाला ध्यान से लिखना, समझ समझ के लिखना। उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा क्या है? जेट धारा क्या है? ऊपरी संचरण है, विसर्पित करते हुए चलता है, तरंग की तरह वेव है, विसर्पण करता है। इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अति वेगमयी है, पश्चिम से पूर्व चलते हैं। तो आपका है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। हम लोग कई बार ना बहुत विशिष्ट ज्ञान के चक्कर में जब जो की पॉइंट्स है उसको भी भूलने लगते हैं। इसके कारण भी हम लोग असफल हो जाते हैं जिंदगी में। यूपीएससी बिल्कुल रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का पूरा गेम है। और पीसीएस का एग्जाम तो आज भी प्रश्न देखने के बाद लगता है कि कितना प्रेडिक्टेबल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल की मान लो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब इतने साल से ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाया है। जीएस की भी बात करेंगे, मान लो बीपीएससी की बात करते हैं, तो ये तो पहले ही से पता है ना कि जीएस में मौर्यन आर्ट पूछेगा, पता है ना, गांधार आर्ट पूछेगा, मथुरा आर्ट पूछेगा, पाल पीरियड का आर्ट पूछता है, ये तो पहले से ही पता है। कितना प्रेडिक्टेबल है यार। वैसे ही देखो ज्योग्राफी में मालूम है कि वायु राशि और उसका वर्गीकरण ही पूछेगा, चक्रवातों का तुलना ही पूछेगा, डेविस और पेंग की तुलना ही पूछना है उसको, कोपेन का वर्गीकरण ही पूछेगा। इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, जहां भी ऑप्शनल है पीसीएस में। अब स्टूडेंट जिसको कि हम सीधे सीधे एग्जैक्ट यही नोट्स लिखवा देते हैं, एक एक पॉइंट सुंदर सुंदर हिंदी में अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ, अगर वो इसको रट भी ले, और इतना समझाते हैं, तुम लोग तो देख ही रहे हो, तो अगर समझ ले और रट ले तो कितना नंबर आता है। इमेजिनेशन से बियॉन्ड नंबर आ सकता है। स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करता है। और दूसरा क्या कारण है? स्टूडेंट भटकते रहता है, वो दिमाग लगाते रहेगा कि अरे पता नहीं वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ। क्वेश्चन बैंक देखता नहीं है, क्वेश्चन पेपर देखता नहीं है, कोचिंग का क्वेश्चंस देखते रहता है। विजन में क्या क्वेश्चन आ गया तो पता नहीं दृष्टि में क्या क्वेश्चन आ गया। ये लोग तो पागल ऐसे हो रखा है, ये दिखता ही नहीं है कि हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में क्या पूछा, यूपी में पिछले 10 वर्ष में क्या पूछा, आईएएस में पिछले 10 वर्ष में क्या पूछा। उसका गहन अध्ययन करो, और उसका जब गहन अध्ययन करने लगोगे तो उसी प्रश्न से प्रश्न निकलता है। उसी प्रश्न को अगर ध्यान से देखोगे ना तो उसी से दूसरा प्रश्न निकल के अगले वर्ष आ जाता है। क्वेश्चन रिपीट होते रहता है भाई, डायरेक्ट वहां से नहीं पूछेगा, लेकिन उसी जोन से, उसी सेक्टर से पूछेगा।
जैसे मान लो मध्ययुगीन काल की हम बात करें, इतिहास की बात कर लेते हैं, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और टैक्सेशन, जो सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जो संरचना है, उस पर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन तुम लोग का इंटरेस्ट क्या होगा कि कहां युद्ध हो गया, कितना ईस्वी में युद्ध हो गया, कितने मर गए, कौन जीता, काहे जीता, सेनापति कौन था। तो ये तो बुद्धि का फर्क है मेरे भाई। तुमको क्या लगता है कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक IITN ये लोग पढ़ने आता है तो इतिहास को इमोशनली पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। तुम लोग इतिहास को अपने चश्मे से देखोगे, कोई धर्म के चश्मे से। कोई बेचारा मिडिवल युग पढ़ रहा है तो उसके मुसलमान होने पे एकदम गर्व से तना जा रहा है कि अरे हमने तो रूल किया, ये किया, वो किया। कोई हिंदू है तो हेमू विक्रमादित्य के लिए दुखी होने लगेगा। अरे हम सब जानते हैं ना इतिहास पढ़ने में क्या क्या इमोशंस लाते हो तुम लोग। कोई प्राचीन भारत के ही गर्व में बैठा रहेगा कि प्राचीन भारत में कितना अद्भुत था, द वंडर दैट वाज इंडिया। लोगों ने लिखा भी है। हम ये कह रहे हैं कि इमोशनली देखना ही नहीं है, प्रोफेशनली देखना है। तुम लोग विषयों को देख करके भी इमोशनल हो जाते हो और उसका नुकसान भरते हो। भरपाई बहुत तगड़ा करना पड़ता है तुम लोगों को। आंसर लिखते हुए भी इमोशनल हो जाते हो, तो एक ही आंसर जो आ रहा है उसको ज्यादा लिख दिए, बाकी जगह कमजोर कर दिए, तो रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और टैक्सेशन पूरे मिडिवल टाइम का क्या था, कैसे था, ताकत से तैयार करो। कैसे प्रादेशिक रीजन वाइज कैसे किंगडम्स स्थापित थे और उनके बीच में संघर्ष था, तो किस बात का संघर्ष था, कारणों में जाने की कोशिश करो। डेट तो थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी को तो कहते हैं। आज के दुनिया में इंटेलिजेंट वही है जो निगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल करता है, निगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल करता है। गोलमैन का थ्योरी है। खैर, लॉन्ग आवर्स पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट हो सर, तो उसका एक उपाय है, और उसका उपाय यह है कि अपने घर में देखो, अपने माता पिता को देखो, आसपास सोसाइटी में जो चीजें हैं उसको देखो और सोचो कि ईश्वर ने तुमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, प्रकृति ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि तुम इन सब के लिए कुछ कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। जब ये समझ लोगे ना, तुम ही कर सकते हो, मैं ही हूं जो इनका सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा भाई नहीं बदलेगा, ऐसे सोचो। तुम्हारे माता पिता से अब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे सोचो। तुम बदलोगे। वो लोग बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, उनको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। तो लोग जैसे ही तुम ये भावना से भर जाओगे कि मुझे कुछ करना है, तो अपने आप होने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन में सुखों का त्याग कर दो। छोटी छोटी खुशियां जहां जहां मिल रही है वो उसको प्राप्त करते रहो। मैं तुम लोग से एक बात और शेयर करना चाहता हूं। देखो, अगर तुम पढ़ाई की बात छोड़ देते हैं, अगर तुम जिम जाओगे या तुमको रोज कहा जाए कि सुबह उठ करके रनिंग करो, ग्राउंड का 10 राउंड मारो,
पहले दिन उत्साह में लोग जाते हैं, दूसरे दिन भी जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, चौथे दिन से उनको सुबह सिकनेस शुरू हो जाता है, नहीं जाते हैं। फिर उनको मालूम है डायबिटीज हो रहा है, घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि आराम करने में मजा आता है, बैठ करके सोचने में मजा आता है, कर्म करने में, मेहनत करने में, मानसिक कर्म करने में भी बहुत मुसीबत है। इतना आसान काम नहीं है पढ़ना। इसीलिए हर व्यक्ति नहीं पढ़ता है, हर व्यक्ति नहीं प्रबुद्ध होता है, हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। 100 में 5 से 10% लोग ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये मान के चलना होगा कि पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ज्ञान को अर्जित करना, उसमें लगे रहना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। जब इंसान अपने डायबिटीज से बचने के लिए भी सुबह मॉर्निंग में रनिंग नहीं करना चाहता है और डायबिटीज को पालता बढ़ाता है, आराम ही करते रहता है, तो पढ़ना तो उससे भी दुष्कर कार्य है ना। लेकिन वही व्यक्ति को जब अभिरुचि होगी, जब उसके अंदर में ज्ञान के प्रति क्या एक सर्च होगा, या जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो सोच लिया कि मुझे अब एकदम फिट होना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे सुंदर शरीर चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे उम्र पर विजय प्राप्त करनी है, मैं 35 साल का हूं, मुझे 20 साल का दिखना है। तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, क्यों दिखना है? क्योंकि मुझे एक सुंदर लड़की से शादी करनी है, ऐसा मान लो मोटिवेशन है। तो अगर गोल इस तरह से सेट करोगे तो फिर मेहनत करने लगोगे। वो गोल तुम लोग के तो सामने में गोल है, आईएएस बनना है। यहां आईएएस ही सुंदर लड़की है जिसको प्राप्त करना है, या सुंदर वर है, सुंदर जीवन है जिसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने का अवसर है, प्राप्त करने की सुविधाएं मिल चुकी हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो मोटिवेशन तो वहीं से आएगा ना। इमोशनल कहानी सुना करके अगर हम मोटिवेट करेंगे ना कि एक गरीब का बेटा था, उसने ऐसे पढ़ा वैसा पढ़ा, तो जो इमोशनल मोटिवेशन होता है इसका असर मुश्किल से कुछ घंटों तक रहेगा, चार्ज तुरंत हो जाओगे। इमोशनल कहानियों का क्या होता है, अल्कोहल की तरह काम करता है। जब पिए तो नशा छाया, और नशा छाया तो नशे में काम कर लिए, लेकिन नशा उतरा तो फिर डिप्रेस हो गए, फिर बैठ गए। तो मोटिवेशन ये नहीं है कि आपको एक कहानी सुना दे एक गरीब के बेटे की जो कि आईएएस बना और संघर्ष किया, और राजेंद्र प्रसाद की कहानी सुना देंगी, टेबल लैंप स्ट्रीट लाइट में बैठे हुए थे और मालवीय साहब नदी क्रॉस कर गए। ये सब कहानी हम नहीं सुनाते। ये सब कहानी तो सिर्फ एक मोमेंटरली तुमको मोटिवेट करेगा। परमानेंट मोटिवेशन तो वो है एक सुंदर जीवन की कल्पना, एक सुंदर शरीर की कल्पना, स्वस्थ मन की कल्पना, जिसके कारण मोटिवेट होकर लोग एक्सरसाइज करते हैं, मिठाई समोसा खाना छोड़ देते हैं, है ना, जिंदगी को खूबसूरत बनाने लगते हैं। शरीर में कपड़ा फिट बैठता है तो अच्छा लगता है, कोई कहता है कि स्मार्ट लग रहे हो तो अच्छा लगता है, अपना मसल्स देख के खुद खुश होता है। तो मोटिवेशन तो ये सब हो रहा है ना, परमानेंट मोटिवेशन है। उम्र हो 36 साल, लोग बोलेंगे अरे यार अभी तो तुम 30 के ही लग रहे हो, तो कितना अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा। तो मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन शब्द को तो पहले समझो तुम लोग। मुझे मन कर रहा था कि हम मोटिवेशन पे किसी दिन बोलें, आज बोल दिया, बोल रहे हैं। तो तुम लोग को ये सोचना पड़ेगा ना कि तुम लोगों को जीवन में स्थायी सुख क्या है, अस्थायी सुख, परमानेंट हैप्पीनेस। जीवन में ये मत सोचो कि आज अल्कोहल का घूंट लिए, नशा आया, मजा आ गया, ये नहीं, ये काम नहीं करेगा। स्थायी सुख, चिर सुख क्या है? चिर सुख चिर हरण में नहीं है।
चिर सुख वासना में नहीं है, चिर सुख है प्रेम में, है ना। बहुत सारे सूफी संत और बहुत सारे लोग ऐसा कह गए हैं जो हमने ही पढ़ा है। हम मानते हैं कि लाइफ का मोटिवेशन ये सब नहीं होना चाहिए। लाइफ का मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा समाज में अस्तित्व। इस पे काम करो। युग बदल चुका है, मध्ययुगीन में नहीं जी रहे हो तुम। और जब ये सब तुम्हारे साथ है तब सब अच्छा लगता है, तब तुम एम्पावर्ड हो ना। और एम्पावर्ड हो तो फिर सब ठीक है। अंतिम लाइन, तुम्हारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए? एक सुखद जीवन की कल्पना। ये कल्पना मन में होना चाहिए कि हम कहीं एसडीएम हैं, हम कहीं साहब कहला रहे हैं। ये मोटिवेशन होना चाहिए। उसी तरह से जैसे हीरो हीरोइन का मोटिवेशन क्या होता है कि हम सुंदर दिखें, तो आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि हम सशक्त दिखें, एम्पावर्ड बने। अपने आप मोटिवेशन आएगा। और ये सब रोज का काम होता है। एक दिन भी एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो अगले दिन और नहीं कर पाओगे। एक दिन भी अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ दें तो अगले दिन पढ़ाने का भी मन नहीं करता है, ना पढ़ने का मन करता है। ये सबके साथ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया का शादी हो रहा है, घर में भौजी आने वाली हैं, तो उसके चक्कर में तुम काहे को अपना रोज डांस का स्टेप सीख रहे हो। और रोज सीखो, करो, उसका टाइम बांट दो। 1 घंटा, 24 घंटा उसी में जीना शुरू कर देते हो। शादी की तैयारी का सारा भार तुम अपने खुद ही ले लेते हो और बड़े खुश रहते हो, अल्कोहल के जर्क की तरह, अल्कोहल की तरह खुशी आया। और शादी खत्म हो गई, भैया तो परम सुख में चले गए। पता चला कि तुम अपना 15-20 दिन समय खराब करके, और तुम्हारा मोमेंटम भी खत्म हो गया, एग्जाम भी पास आ गया। अब तुम अब उल्लू दास की तरह बैठे हुए हो। क्या भैया अब हम क्या करें? हम कहां से मोटिवेशन लाएं? मोटिवेशन तो भैया के साथ है, तैयारी तुम कर रहे थे। अब बताओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी में खुश ना हो, भाई की शादी में तो खुश होना ही होना है, लेकिन समय बांटो। 7 घंटा अपना पढ़ाई करके बाकी 3 घंटा उसमें लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो। समझ में आ गया होगा ना मोटिवेशन क्या होता है। बहुत कई लोग लिख रहे थे कि सर मोटिवेशन मोटिवेशन, तो वो वाला मोटिवेशन हम नहीं देंगे कि एक दाई का बेटा था और माँ उसकी 2-2 रुपया कमा करके पढ़ रही थी और पढ़ा रही थी। और एक आदमी अपने पास ऐसा जरूर रखो जो तुमको थप्पड़ भी मार सके गलत करो तो, और ना पढ़ो तो तुमको दुत्कार भी सके, कड़ा भाषा का प्रयोग करे, तुम्हारे ईगो को हर्ट करे। इंसान का जब ईगो हर्ट होता है ना, तभी अपना बेस्ट देता है वो। उसको जब धिक्कारोगे ना, कालिदास को भी जब धिक्कारा गया तभी कालिदास बना। तो धिक्कारना बहुत जरूर। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे लिए कटु सत्य को कहे, तुम अच्छा कर रहे हो तब भी तुमको एक बार उंगली जरूर कर देगा, यार अभी तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है। उससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है। हालांकि आजकल का जनरेशन क्या है कि एक बार धिक्कार दो, अच्छे भाव से धिक्कारो कि इसका अच्छा होगा, तो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। वो ट्रोलिंग करता है, अबे तू क्या है, तेरी औकात क्या है, यहां पे उतर जाता है। तो हम तो ये सब काम बंद कर दिए। थोड़ा बहुत आप लोग को इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन अब ये जनरेशन आफत है। इस जनरेशन को तो हम ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं दूर से देख के, क्योंकि सब लोग सनका हुआ है। चलो ओके, आओ जेड स्ट्रीम पे आओ, जल्दी से मेरा 2-3 पैराग्राफ और लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं।
चलो लिखो, अब बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग बहुत पूछना शुरू कर दिए, तो अब मेरा क्लास ही पूरा का पूरा चला जाएगा। चलो लिखो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। तीन से 4 किलोमीटर गहराई तथा 1600 से 3200 किलोमीटर तक 1600 से 3200 किलोमीटर तक जेट धारा के तरंगों की लंबाई होती है। जेट धारा के तरंगों की लंबाई होती है। ग्रीष्मकाल में ध्रुवों की ओर 35 से 40 डिग्री अक्षांश पर शीतकाल में विषुवत की ओर 25 से 30 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित होता है। यह जेट सबसे अस्थायी जेट है, परमानेंट जेट है, मोस्ट परमानेंट जेट है, जो वर्ष भर नियत रहता है। वर्ष भर नियत रहता है। ग्रीष्मकाल में सशक्त होता है। ग्रीष्मकाल में ज्यादा सशक्त होता है। ग्रीष्मकाल में ज्यादा सशक्त होता है। क्योंकि हैडली सेल भी वर्ष भर स्थायी है एवं ग्रीष्मकाल में सशक्त होती है। सर मैंने आज कमेंट किया है, बीच में फालतू कमेंट नहीं करता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चुपचाप देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कोई फालतू कमेंट नहीं करते हैं, दो अच्छे शब्द लिखते रहते हैं। हम सब देखते रहते हैं, लव यू सर, थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट सर, ज्योग्राफी मेरे आत्मा में चली गई सर, रात को भी ज्योग्राफी दिखता है सर, सबसे अच्छा आपने पढ़ा दिया सर, नोट्स पढ़ता हूं तो बार बार सब आते रहता है। हम सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन इनको जानबूझ करके नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भावना हम तक पहुंचते रहती है।
आप लोगों में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। भारत में महान इंसान, इमोशनल इंसान, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग अच्छी जगहों पर नहीं हैं। समस्या यहां है। मुझे भारत से, भारतवर्ष के लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमने देखा है ना कि हमारे क्लास में अगर 500 स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसमें 400 स्टूडेंट रिस्पेक्ट, सम्मान और प्रेम से मुझे देख रहा है। तो हम कैसे कहें कि अच्छे लोग नहीं हैं? 100 लोग के कारण हम 400 को, या 50 लोग के कारण हम 450 लोगों को कैसे कह दें कि अच्छा नहीं है? तो हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे देश के लोग अच्छे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं। अब तुम में से जितने अच्छे लोग हो या सोचते हो कि मैं अच्छा करूंगा, सबके लिए अच्छा करना है मुझे, तो ये लोग थोड़ा और मेहनत से पढ़ो ना, इससे भी तो मोटिवेशन बनेगा तुम्हारा। तो अच्छे लोग जो सोचते हो कि हम अच्छे हैं और मुझे अच्छा करना है, और किसी की गरीबी देख करके दुखी हो जाते हो, किसी को देख करके तुम्हारे अंदर में दया का भाव उत्पन्न होता है, किसी मजबूर व्यक्ति को देख करके तुम द्रवित हो जा रहे हो, तो तुम अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हें जाति के आधार पर नफरत नहीं होती, तुम्हें धर्म के आधार पर तुम्हारे अंदर घृणा उत्पन्न नहीं होती, प्रांत के आधार पर भेद उत्पन्न नहीं होता, तो तुम अच्छे व्यक्ति हो। और अच्छे व्यक्ति हो तो तुम्हें अच्छे पोजीशन पे आना होगा। चाहे वो समाज में तुम पंचायती इलेक्शन में आ जाओ, तब भी हम अच्छा मानते हैं। आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, तब भी अच्छा मानते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ, शिक्षक बन जाओ, एक कुशल बिजनेसमैन बन करके ही 50 लोगों को नौकरी दे दो, उनके प्रति दया का भाव रखो। आईएएस बनो तो अपने नीचे के ऑफिसर्स, नीचे के स्टाफ के प्रति अच्छी भाव को रखो, उनको नौकर न समझो, उनके छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो, उनके चपरासी कंधे पे भी हाथ रख करके पूछो कि तुम्हारा बेटा आईएएस कैसे बन सकता है, उसको बताओ। दुनिया बदलेगी तुमसे ही ना, कैसे नहीं बदलेगी? अगर तुम अच्छी सोच रखते हो, अच्छा काम करते हो, तो जो व्यक्ति जहां जिस पद पे जाएगा, तुम एक शॉप चलाते हो, तुम्हारे 3 नौकर हैं तुम्हारे दुकान में, उन तीनों नौकर की फैमिली कैसे चल रही है, उनका क्या होगा, उनके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी अगर तुम सोचते हो तो तुम अच्छे व्यक्ति हो। वहां भी अच्छा रहकर काम कर सकते हो ना तुम। लेकिन हाँ, यह मानते हैं कि अगर अच्छा व्यक्ति अच्छे पोजीशन में आ जाएगा तो वो फिर बहुत अच्छा करने लगता है, क्योंकि उसका काम करने का दायरा बढ़ जाता है, उसका जो फंक्शनल निश है वो बड़ा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, रिसोर्स आ जाता है, उसके कारण वो और बड़ा काम कर पाता है। जैसे मान लो कि हम शिक्षक हैं, तो हमारा काम क्या हो सकता है? जितने लोगों को नौकरी दिया हुआ है, जितने स्टाफ काम कर सकते हैं, कॉलेज बनाया है तो उसमें जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, इन सब का ख्याल रखना। हमारा दूसरा कॉलेज मान लो बन रहा है तो उसमें जो लेबर फोर्स काम कर रहा है उसके प्रति सजग रहना। तो इतना भी अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो इतना ही अगर हर व्यक्ति करने लगे ना अपने आसपास में, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम अपने घर के आगे अगर 2 मीटर का सफाई कर दोगे, पूरा शहर साफ हो गया। लेकिन तुम 2 मीटर खुद ही साफ नहीं करना चाहते हो, साफ करके कूड़ा दूसरे घर में डाल दोगे, दूसरा वाला उठा के नाले में डाल देगा, नाला जाम हो गया, पानी ऊपर आ गया, दोनों दुख भोगो। हो तो ये रहा है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम बार बार लिख रहे हो आप लोग कि सर मैं अच्छा हूं, मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो डीएम बन के ये करूंगा, तो करो ना। तो ऐसे जो अच्छे लोग हैं उनको तो और मेहनत से पढ़ना है, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप क्यों डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो? आप क्यों 3 दिन पढ़ते हो फिर 3 दिन खराब कर लेते हो? आपको तो, आपके अंदर तो एक मोटिवेशन के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मुझे अच्छा करना है लोगों के लिए, समाज, देश, जो भी आपके मन में चलता हो, गरीब जो भी आपके मन में चलता हो, लाचार जो भी आपके मन में चलता हो, तो आप पढ़ो ना। रास्ता तो एक ही खुलता है, पढ़ो और खूब पढ़ो। क्योंकि जब ज्ञान अर्जित करोगे ना, तो ये ज्ञान से तुम्हारा कहीं भी जाओगे तुम एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखोगे।
और तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो अलग ही दिखता है। हाउसवाइफ बनने पे भी अलग दिखोगे आप, बिजनेसमैन बन के भी अलग दिखोगे आप। तो हम तो चाहते हैं कि आप मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करते रहो, और अच्छे व्यक्ति हो तो थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ो। अच्छे लोग जो कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं सर, मुझे कुछ करना है सर, तो आप आज से 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू करो ना, ताकि आप रेस में आगे निकलो। तुम ही बताओ कि अगर पूरे भारत में या पूरे प्रांत में तुम्हारे सारे डीएम ये सोच लें कि जितना भी फंड आ रहा है उसका सही उपयोग करना है, बीडीओ साहब पे नकेल कसना है, सीओ साहब पे नकेल कसना है, मुझे रोज 2 घंटा अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना है और गांव के रूट्स में सभी लोगों से मिलना है। डीएम का मतलब यही होता है ना, ये नहीं कि सभा लगा के बैठ गए। बहुत सारे ऐसे डीएम हैं, और सब लोग डिसाइड कर ले तो इतना सरकार फंडिंग करती है कि तुरंत ही गांव मॉडल विलेजेस में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां तो सारा कागज पे वर्क करके, सबका अंगूठा लगा करके, घूस का शेयर, ब्राइब मनी का शेयर बांट करके, सब अपना अपना इन्वेस्टमेंट दिल्ली में करके, कोई मुंबई में करके, सब लोग आराम से बैठे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, तभी सिस्टम चल रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा है। तो तुम में से जो अच्छे हो वो लोग तो विशेष करके आज से 2 घंटा ज्यादा पढ़ाई करोगे। वचन दो, लिख करके दिखाओ कितने लोग वचन दे रहे हो, लिख के दिखाओ आज से कौन और 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा। एक जिला, एक ब्लॉक ही तो फंक्शनल यूनिट है ना। एक जिला और ब्लॉक में अगर काम होने लगेगा, राजीव गांधी ने पंचायती राज को इसीलिए तो लगाया था, गांधी भी इसीलिए, गांधी जी भी हमारे कहते थे पंचायती राज बहुत जरूरी है, पंचायती राज में लोकल पावर एम्पावरमेंट होगा, और नारी को वहां 50% रिजर्वेशन अगर मिलता है तो समझो नारी का सशक्तिकरण होता है। लेकिन उन लोगों को शिक्षा, सबसे पहला क्राइटेरिया तो शिक्षा है, सिर्फ पावर नहीं है। मूर्ख को पावर दे दोगे तो क्या करेगा, वो तो पावर से विनाश कर देगा। तो सवाल यह है कि पंचायती राज में मूर्ख लोग तो मुखिया बन गए, गुंडे तो मुखिया बन गए, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कहीं और फंसा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे लोग अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो। हम तो चाहते हैं कि आईएएस के जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी ही पंचायती राज के इलेक्शंस में यही लोग लड़ें, इलेक्शन लड़ें, घर घर जाओ, मुखिया तुम बनो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास ज्ञान है। और पंचायती राज सिस्टम में अगर ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे अगर लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कहीं प्रमुख बन गए, कहीं सरपंच, मुखिया जो भी बनते हैं, तो जो फंड आ रहा है उसका अगर समुचित प्रयोग करने लगे, साइंटिफिक प्रयोग करने लगे, जो ये कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे कर सकते हैं। ये आपके गांव के जो वो सारे राजनीतिक लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आप ये भी सोचो कि आपकी राजनीति में भी अब भूमिका होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जितने प्रवक्ता आते हैं मीडिया में बैठने वाले, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, राजनीतिक बहस करते रहते हैं, सिर्फ तू मैं करते हैं। किसी के पास न कोई हिस्ट्री का नॉलेज है, न अर्थशास्त्र का नॉलेज है, न राजनीति की समझ है। हमारे यूपीएससी वाले बच्चे तो ये सारा समझ रखते हैं। तो मीडिया में भी अगर ये बच्चे प्रवेश कर गए तब मीडिया का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला मीडिया में व्यक्ति होता है उसको खुद ही नहीं पता है कि वो खुद ही होमवर्क नहीं करता है, वो सारा प्रश्न पूछता है, वो भावनात्मक पूछता है, जाति, धर्म और राजनीति, जो छोटी राजनीति होती है उससे पूछता है, मूल प्रश्न में ही नहीं जाना चाहता है। वो अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, क्या पूछेगा, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, क्या पूछेगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं से होमवर्क करके, लिपस्टिक और पाउडर लगा करके, कुछ लोग अपना जो लड़का मेल है वो बाल कटवा करके टाई लगा के बैठ गए। अरे पहले यूपीएससी की तैयारी करो, फिर मीडिया में आओ। पहले यूपीएससी की तैयारी करो, फिर पंचायती राज इलेक्शन लड़ो, देखो कि कैसे देश बदलेगा। अब ये मत समझो कि हम यूपीएससी की तैयारी को एक अनिवार्य आवश्यकता बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है, आखिर 12 साल जब मैंने काम किया इस फील्ड में, तो मैंने देखा ना कि हमारे क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा है वो भी यहाँ के बहुत सारे भारत के लोगों से ज्यादा ही जानता है। अब उसके ज्ञान की कोई पूछ नहीं है, वो भटक भटक करके मर रहा है।
डिप्रेशन से मर रहा है, वो शिकार हो रहा है बहुत सारे चीजों का, और 5-5 7-7 साल मेहनत किया हुआ लड़का रहता है वो, जिसको सब मालूम है, लड़का लड़की जो भी हो। तो इन लोगों को कम से कम आप लोगों को सजग होना पड़ेगा। कोई आपको कुछ देगा नहीं, मां भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है और मांगता है, याद रखना है इस चीज को। इसलिए आप लोगों को ये सोचना है कि पंचायती इलेक्शन में भी तुम लड़ जाओ जाकर के, डरो मत, भय नहीं खाओ, कोई नहीं गोली मारेगा तुमको। तुम अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करो और घुलो मिलो, कंधे पे हाथ रखो, पैर छुओ। भारत एक इमोशनल देश है, इमोशनल लोग रहते हैं यहां पे। भावनात्मक प्रेम दो, समर्पण दो, सेवा दो, तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लड़ जाओ इलेक्शन। यूपीएससी की तैयारी की हो, 5 साल कुछ नहीं हुआ है, 7 साल कुछ नहीं हुआ है, 8 साल भी कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हुआ? ज्ञान तो अर्जित किया है ना, उस ज्ञान का उपयोग कर डालो। अभी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 5 साल 6 साल अच्छे से संघर्ष करो, वहां से अगर फेल करते हो तब की बात हम कर रहे हैं। चलो चलो कि आज लिखो उत्पत्ति। सब ट्रॉपिकल जेट धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति पे थोड़ा लिखवाते हैं। ये वाला उत्पत्ति पे तो लिखवा ही नहीं, कम से कम लिखो हेडली सेल का ऊपरी संचरण, हेडली कोशिका का ऊपरी संचरण प्रति व्यापारिक पवन कहलाता है। प्रति व्यापारिक पवन कहलाता है। प्रति व्यापारिक पवन कहलाता है जो हैडली एवं फेरिल सेल के, हैडली एवं फेरिल कोशिका के अभिसरण क्षेत्र में, अभिसरण क्षेत्र में भूविक्षेपी प्रभाव से, भूविक्षेपी प्रभाव से पछुआ बन जाता है, पछुआ बन जाता है। इन्हीं पछुआ पवनों के मध्य इन्हीं पछुआ पवनों के मध्य इन्हीं पछुआ पवनों के मध्य
या मध्यवर्ती भाग में, केंद्रीय भाग में, मध्यवर्ती भाग में, केंद्रीय भाग में इस जेट धारा का निर्माण होता है। इस जेट धारा का निर्माण होता है। इस जेट धारा का निर्माण होता है। फिर लिखो, अब लिखो मौसम पर प्रभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। तो आपको लिखाते हैं कि मौसम पर प्रभाव क्या है। तो लिखिए कि शीतकाल में भारत में पछुआ विक्षोभों का आगमन, शीतकाल में भारत में पछुआ विक्षोभों का आगमन के आगमन को प्रेरित करता है, के आगमन को प्रेरित करता है। फिर लिखो, इस जेट के ट्रफ के नीचे, गर्त के नीचे प्रति चक्रवातीय दशाएं बनती है। जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुभूमीकरण में, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुभूमीकरण में सहायक है। बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं ना कि जेट का प्रभाव क्या है। यूपीएससी देखो एकदम करंट बेस्ड है, और पीसीएस में भी अगर जेट धारा आ जाता है, जीएस में कभी, तो उसमें भी ये प्रभाव जरूर लिख देना। तो ये 2, बाकी आपका 1:20 हो गया, हिस्ट्री का क्लास होगा शायद। बस आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सप्लेन कर देंगे और कल अच्छे से समझा देंगे। एक दिन वेट करने में कोई बुराई नहीं है। आज तो आपका डिमांड इतना था मोटिवेशन का कि हमने, चलो कोई नहीं, खुश रहो।